एपिसोड 3। शेरावत मेंशन। अद्रकंश ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ कहे आंखें घुमाईं और स्टेज की तरफ देखने लगी, जहां उसके पेरेंट्स कैमरा के सामने जबरदस्ती एक हैप्पी कपल बनने की कोशिश कर रहे थे, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान जो उनकी सच्चाई को छुपा नहीं पा रही थी। तो आज हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हमारे बेटे अद्वितीय की एंगेजमेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी आयती से हो रही है। प्लीज दोनों बच्चों का वेलकम कीजिए। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और जैसे ही उसकी नजर अद्वितीय पर पड़ी, उसके चेहरे से जैसे सारी रंगत ही उड़ गई। मगर मजबूरी में सही, वो स्टेज पर चला ही गया। आयती भी स्टेज पर आई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एक व्हाइट बॉडीकॉन सीक्वेंट ड्रेस में, खुले कमर तक आते बाल, और उसकी गोरी सी त्वचा उस ड्रेस में बस एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी। सिया ने अद्रकांश की तरफ देखा, उसका जबड़ा कस गया था। फिर अद्वितीय की ओर नजर गई, उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। लेकिन इन सबके बीच सगाई हो गई। बनारस, मणिकर्णिका घाट। एक लड़की जो पूरी तरह सफेद सूट में थी, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज उसका एकलौता सहारा, उसका सब कुछ, उसे छोड़ गया था। वो चीख कर रोना चाहती थी, मगर अब सिर्फ दिल नहीं, उसकी रूह भी टूट चुकी थी। सामने बहती गंगा की लहरें उसे बस खाली खाली सी लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आंसू पोंछे ही थे कि अचानक उसकी नजर उसके बगल में गई। चमकते हुए काले बूट्स दिखे। उसने ऊपर देखा। वो खड़ा था। उसका डर, उसका सच, उसका पति अद्रकांश सिंह शेरावत। वो कब से उसके पास खड़ा था, उसे पता भी नहीं चला। एक बार उसे देखा, फिर वापस गंगा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और खालीपन साफ झलक रहा था। लेकिन बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे, वो उठी, घाट की सीढ़ियां चढ़ी और पास खड़ी एक काली मर्सिडीज में जाकर बैठ गई। अद्रकांश ने एक बार भी उसकी तरफ न देखा। उसकी नजरें बस उस बहते हुए पानी पर टिकी थी, जो अपनी खामोशी में भी सुकून दे रहा था। उसने अपने काले शेड्स लगाए और बिना कुछ कहे सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जहां सिया पहले से बैठी थी। कार में गहरा सन्नाटा था। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी, अपने दूसरे प्यार, अपने पूरे जीवन, बनारस की ओर। बनारस जो उसे खुशी देता था, लेकिन उस खुशी से कहीं ज्यादा उसे दर्द देता था। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं छोड़ रही है। उसका दिल और दिमाग दोनों ही इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अचानक एक भारी और रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा, अद्रकांश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ मॉम, रास्ते में हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, वो मेरे साथ है। ठीक है, उसे बता दूंगा। ओके बाय। कहकर उसने कॉल काट दी और फिर से अपने काम में खो गया। सिया बस देखती रही। वो चाहती थी कि अद्रकांश कुछ बोले, पर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो फिर से खिड़की की तरफ मुड़ गई। कुछ ही देर में एयरपोर्ट आ गया और कार सीधे रनवे की तरफ गई, जहां अद्रकांश का प्राइवेट जेट पहले से तैयार खड़ा था, ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, अद्रकांश ने अपना ब्लेजर एयर होस्टेस को थमाया और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसका ऑरा ही ऐसा था, रूखा, सख्त और इतना इंटिमिडेटिंग कि लोग उसकी आंखों से ही उसके इशारे समझ जाते थे। सिया उसके ठीक पीछे थी, लेकिन उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिया ने भी उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन जब उसने एक नजर डाली, तो देखा, वो अब भी अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। सिया उसकी सीट के पास से गुजरने ही वाली थी कि तभी एक झटका सा लगा। उसने महसूस किया, उसकी कलाई पर एक मजबूत पकड़ थी। अद्रकांश ने अपनी नजरों से उसे इशारा किया कि वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन सिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि अद्रकांश ने उसे सिर्फ इसलिए सामने बैठने को कहा है ताकि लोग उनके रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी ना पालें, वरना उसे तो उसकी परवाह ही नहीं है। सिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की,
उसकी आंखों से 2 आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए। फ्लैशबैक। सिया कमरे में अभी अभी आई थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज ही अद्वितीय की शादी की सारी रस्में और रिसेप्शन खत्म हुए थे और घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। उसने देखा कि अद्रकांश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने थककर लंबी सांस ली। इनमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है हर वक्त? दिन भर की थकान के बाद भी ऐसे काम कर रहे हैं। वो वॉशरूम में गई, अपना नाइट गाउन पहना और बाहर आई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने हाथों पर लोशन लगाया और अपनी नाइट रूटीन पूरी करने के बाद बेड पर चली गई। जैसे ही उसका बदन नरम गद्दे से टच हुआ, उसे थोड़ा सुकून मिला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो जानती थी कि अब एक और असहनीय रात शुरू होने वाली है। उम्मा, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। उससे कुछ कहा भी नहीं गया कि अद्रकांश ने उसका गाउन खींचा और अपना चेहरा उसके सीने के बीच में दबा दिया। वो बिना कोई फीलिंग दिखाए उसके जिस्म को बेरहमी से चबाने लगा। सिया की हालत बेहद खराब थी। उसकी जुबान से आवाजें आ रही थी, जैसे वो सब कुछ एंजॉय कर रही हो। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती थी, ये सब सहना उसके लिए कितना दर्दनाक था। उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें कमरे में कहीं फेंक दिया। फिर उसने सिया के सारे कपड़े भी निकाल दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। लुक एट मी, वाइफ, उसने अपनी खतरनाक और दमदार आवाज में ऑर्डर दिया। अनिच्छा से ही सही, पर उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ी। उसने उसकी आंखों में देखा जहां हवस साफ झलक रही थी। उसने उसकी छाती को काटना और चूसन शुरू कर दिया, अपने निशान छोड़ते हुए। अनजाने में ही सही, पर वो ये सब एंजॉय कर रही थी। उसके हाथ उसके बालों में घूम रहे थे और आहें लगातार उसके मुंह से निकलती जा रही थी। अद्रकांश नीचे गया और उसके पेट पर किस किया। उसने अपना चेहरा उसके पेट पर फेरा और फिर वो उसके ऊपर आया। उसका चेहरा देखकर उसने शैतानी मुस्कान दी। जब अद्रकांश उसके शरीर को एक्सप्लोर कर रहा था, तो सिया अपनी चीख को दबाने के लिए अपना हाथ काट रही थी। डोंट डू दैट वाइफ, आई वॉन्ट टू हियर योर स्क्रीम फॉर मी, उसने सिया के कान में फुसफुसाया। अचानक सिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। शुरुआत में सिया को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी हरकतें तेज होती गईं, सिया की हालत बदलने लगी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अद्रकांश ने उसके हाथ कसकर थाम रखे थे। जब अद्रकांश सैटिस्फाइड हुआ, तो वो चुपचाप उठकर बाथरूम चला गया और सिया बस वहीं पड़ी रही, अपने शरीर में उठती हुई बेचैनी और दर्द को सहती हुई। उसके चेहरे पर वो मुस्कान कहीं खो गई थी और अब सिर्फ खामोशी बाकी थी। सिया के आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो तो बस छत को घूरती जा रही थी। अद्रकांश वॉशरूम से बाहर आया और देखा, सिया छत को निहारते हुए बेड पर एकदम शांत लेटी थी। अद्रकांश ने उसे इग्नोर किया और उसके बगल में लेट गया। तभी फोन की रिंग बजी, जिससे सिया का ट्रांस टूट गया। सिया ने धीरे से बाईं ओर देखा, जहां साइड टेबल पर उसका फोन बज रहा था। इतनी रात को किसी का कॉल देखकर वो खुद भी हैरान रह गई और अद्रकांश भी। काफी मुश्किल से उसने फोन उठाया ही था कि अद्रकांश ने झपटकर उसके हाथ से फोन छीन लिया और कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। सिया बस चुपचाप अद्रकांश के एक्सप्रेशंस पढ़ रही थी। तभी अद्रकांश ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोन के उस पार की आवाज सुनते ही जैसे सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे घंटे के अंदर अद्रकांश और सिया मालिनी के कमरे में थे। सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मामा जी, जो उसके लिए सब कुछ थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए जी रही थी। अब तो जैसे उसका जीना भी अधूरा हो गया था। अद्रकांश, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती उसे बनारस ले जाने की। अब जिन्हें जाना था, वो तो चले गए ना। तो अब वो वहां जाकर क्या करेगी? और कल आयती की मुंह दिखाई है और उसे एक शेरावत घराने की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, मालिनी ने सख्ती से कहा। सिया ने मालिनी की बात सुनी और उसका चेहरा देखते रह गई,
जैसे वो सबसे पत्थरदिल औरत हो। मॉम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमें जाना होगा। और जहां तक मुंह दिखाई की बात है, तो मैं वादा करता हूँ कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे, अद्रकांश ने कहा। मालिनी ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया, जैसे मजबूरी में मान गई हो। ठीक है, लेकिन उससे कहना कि अगर वो जाएगी तो लौटने के बाद इस महल में बैठकर मातम नहीं मनाएगी और अपनी मनहूसियत फैलाकर सबका मूड नहीं बिगाड़ेगी। जैसे ही मालिनी की बात पूरी हुई, सिया ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप आंसू पोंछ लिए। वो जानती थी कि इस औरत से और किसी उम्मीद की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने चुपचाप मालिनी के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। फ्लैशबैक खत्म। अचानक एक झटके में सिया की आंख खुली। सामने एक एयर होस्टेस खड़ी थी। मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन प्लीज ये कपड़े पहन लीजिए। उसने एक ड्रेस और ज्वेलरी सिया की तरफ बढ़ाई। सिया ने धीरे से कपड़े और गहने लिए और अद्रकांश की तरफ देखा। अद्रकांश ने अपने आईपैड से नजर उठाई। मुझे मत देखो, गेस्ट्स हमसे पहले पहुंच चुके होंगे और तुम्हारे हस्बैंड अभी मरे नहीं हैं, जो तुम ये सफेद सफेद कपड़े पहन रही हो। और तुम जानती हो ना, मॉम को ये डल कलर बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर तुम पर। तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें बेइज्जती से बचा रहा हूँ, अद्रकांश ने कहा और फिर से आईपैड में डूब गया। एपिसोड 4। एक लड़की भारी गहनों और खूबसूरत लाल साड़ी में सजी हुई थी। सामने बड़े से शीशे के सामने एकदम शांत बैठी हुई, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं, एकदम ब्लैंक। वो खुद को आईने में देख रही थी। आंसू थे, लेकिन आंखों में नहीं, अंदर ही अंदर। बचपन से जिसे बस प्यार की तलाश थी, उसे कभी प्यार नहीं मिला। सब कुछ था उसके पास, पैसा, पावर, रुतबा, बस प्यार नहीं। उसे लगा था कि शादी के बाद उसकी ये खाली जिंदगी कोई भर देगा, उसका जीवन साथी। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी की पहली रात ही उसकी सारी उम्मीदों का कत्ल हो जाएगा। मुझसे इस रिश्ते की कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और ये शादी सिर्फ फैमिली के प्रेशर में की है। और तुम तो मेरे लिए मनहूस हो। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू अनलकी गर्ल, उसने उसके बालों को बेरहमी से खींचते हुए कहा। मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ाना। तुम सिर्फ एक शोपीस हो मेरे लिए और इस दुनिया के लिए। उसने बाल छोड़ दिए और उसे बेड पर धक्का दे दिया। उस रात वो अपने कमरे में ही रहा और एक टूट चुकी आत्मा और भी ज्यादा टूट गई। आयती बेटा, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मालिनी ने दरवाजा खटखटाया। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। आयती ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, जो बिना इजाजत बह निकले थे। दूसरी तरफ अव्यान अपनी लग्जरी कार में बैठा सीटी बजाते हुए मस्ती में ड्राइव कर रहा था। उसके साथ बैठी लड़की उसे इस तरह घूर रही थी, जैसे अपनी नजरों से ही उसे खा जाएगी। वो धीरे धीरे अपना हाथ उसकी पैंट की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन अव्यान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मौका मिलेगा बेबी, लेकिन पहले फार्म हाउस तो पहुंचने दो। और हाँ, अपनी पूरी एनर्जी जमा कर लो, क्योंकि आज की रात तुम्हें एक पल की नींद भी नहीं आएगी। अव्यान ने आंख मारी और लड़की ने शरारती अंदाज में होंठ फुला लिए। तुम हमेशा मुझे छूने से क्यों रोकते हो? बेड पर भी कभी टच करने नहीं देते, वो नखरे करती हुई बोली। अव्यान ने एक स्मिरके के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन बिना जवाब दिए फिर से अपना पूरा ध्यान रोड पर लगा लिया। अव्यान पहाड़ों से घिरे, पॉश और थोड़ा जंगल जैसे एरिया से गुजर रहा था, वहीं जहां उसका फार्म हाउस था। अचानक उसने जोर का ब्रेक मारा और झटके से गाड़ी रोकी। अव्यान ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अव्यान, कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पीछे से आवाज दी। अव्यान पलटा और उसी डोमिनेटिंग टोन में बोला, मैं आ रहा हूं, लेकिन सुनो, बाहर मत निकलना। यहाँ चारों तरफ सांप और जहरीले कीड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुझसे पहले कोई और दर्द दे। उसने बाहर से गाड़ी लॉक कर दी और फिर तेजी से उस दिशा में भागा जहां पहाड़ी की चोटी पर एक लड़की खड़ी थी। उससे पहले कि वो लड़की छलांग लगाती, अव्यान ने उसका हाथ थाम लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक हुई इस एक्शन से धानी हक्की बक्की रह गई। उसने मुड़कर उस शख्स को देखा जिसने अब भी उसकी पतली सी कमर पर अपनी बाहें कस रखी थी। जब अव्यान ने उस लड़की को देखा
तो वो अपने आसपास सब कुछ भूल गया और उसकी नजरें उसी पर ठहर गईं। उसकी डरी हुई और नाराज सूरत, गालों और आंखों में आंसू और लाल नाक, ये सब उसे और भी प्यारा बना रहा था। मुझे छोड़ो, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? धानी ने उसे धक्का दिया और सीधी खड़ी हो गई। उसके धक्के से अव्यान थोड़ा दूर हट गया। अरे, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है, अव्यान ने कहा और अपने ब्लेजर से धूल झाड़कर ऊपर देखा। तो तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? मैं आधे घंटे से खुद को हिम्मत दे रही थी और तुमने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया, उसने रोते हुए कहा, जिस पर अव्यान रूखी हंसी हंसा। पागल लड़की, अगर तुम्हें सच में मरना ही होता तो तुम आधे घंटे पहले ही कूद चुकी होती, इडियट, अव्यान ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। धानी ने अव्यान की तरफ उंगली उठाई और उसकी ओर बस एक कदम ही बढ़ाया था कि जंग लगी और उबड़-खाबड़ सतह के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। और चूंकि वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, वो फिसलने ही वाली थी कि अव्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। प्लीज, मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा, जबकि वो हवा में झूल रही थी। अव्यान ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। ओह, लेकिन तुम तो मरना चाहती थी ना, तो जाओ और कोशिश करो। अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलना, अव्यान ने उसका हाथ छोड़ दिया। आहे, वो चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, अव्यान ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अव्यान ने देखा कि वो बेहोश हो चुकी थी। मिस नौटंकी, वो हंसा और अपना सिर हिलाया। उसने धानी को अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया और बिना कुछ कहे सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। वहां बैठी लड़की ने जैसे ही धानी को देखा, उसकी आंखें जल उठीं। ये कौन है? उसने कानों को चीर देने वाली आवाज में पूछा। श्रश, चिल्लाओ मत, मिस नौटंकी जाग जाएगी और फिर से वो बेवकूफी करने की कोशिश करेगी। तुम बस बाहर आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लड़की ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन फिर वो बाहर आ गई। उसने धानी को कार की सीट पर लिटाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो मुड़कर उस लड़की को देखने लगा जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। ओह, तो तुम भिखारियों की मदद करना पसंद करते हो, लेकिन ये भिखारी तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, और अगर ये लड़की तुम्हारी कार में बैठेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मेरी वेश्या। वो दूसरी तरफ गया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। तभी उस लड़की ने अपनी कार को खुद से दूर जाते देखा। अव्यान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसने अपने पैरों को जमीन पर पटका, लेकिन अव्यान ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। एपिसोड 5। शेरावत मेंशन। आयती बालकनी पर खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। उसने अपनी माँ के कहने पर एक बेहद खूबसूरत सिल्की सैटिन नाइटी पहन ली थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया था कि अपने पति के प्यार के लिए उसे प्रभावित करना होगा और रोज उसकी जरूरतों को पूरा करना होगा। हालांकि वह अभी भी असमंजस में थी कि क्या उसका पति उसे अभी देखेगा, जैसा कि उसे अभी भी पिछली रात की बातचीत और उसकी हरकतें याद हैं। किसी भी चीज से ज्यादा वो अपने राक्षस पति से डरी हुई थी। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े, या फिर अगर वो फिर से वैसे ही चिल्लाएं जैसे कल रात। आयती का दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी और हर मुमकिन सिचुएशन का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने झट से मुड़कर देखा। अद्वितीय कमरे में दाखिल हो रहा था, वो भी बुरी तरह बिखरे हुए हाल में। सफेद शर्ट जिस पर झुर्रियां थी, ऊपर के बटन खुले हुए, टाई ढीली, शर्ट की बाहें कोहनी तक चढ़ी हुई और बाल जैसे तूफान में उड़ गए हों। वो बिखरे बिखरे से लुक में भी बेहद हॉट लग रहा था। लेकिन आयती की नजरें वहीं अटक गईं, उस सफेद शर्ट पर लगे खून के धब्बों पर। अद्वितीय ने बिस्तर पर खुद को गिराया और माथा पकड़ लिया। आयती ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही अद्वितीय ने कदमों की आहट सुनी, उसकी आंखें खुल गईं और सामने खड़ी थी वही शांत सौम्य सी आयती, उसकी पत्नी। कुछ पल के लिए जैसे वक्त थम गया, पर तभी उसकी आंखों में शांति की जगह गुस्से की आग जल उठी। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर?
उसने दांत भींचते हुए कहा और उसकी आंखों में गुस्से का लावा था। वो क्या कहना चाहते हैं आप? आयती ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने पहले ही साफ कर दिया था, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। फिर क्यों अब तक यहाँ रुकी हो? उसका गुस्सा अब चीख बन चुका था। आयती एक झटके में पीछे हट गई। ले ले लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसने डरते डरते पूछा। आई डोंट केयर, लेकिन आज के बाद जब भी मैं इस कमरे में आऊं, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। उसने आयती की बाहें पकड़ ली कसकर और फिर खींचते हुए उसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। आयती स्तब्ध रह गई, ना कुछ कह पाई ना कुछ कर पाई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जैसे कोई बुरा सपना हो। जब होश आया तो धीरे से दरवाजा खटखटाया, बहुत धीरे, कहीं कोई सुन न ले, क्योंकि डर अब भी उसके अंदर बैठा था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। लेकिन तभी एक दमदार और मुस्कुराती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई मदद चाहिए मेरी बहू रानी? उसने धीरे से मुड़कर देखा और देखा सामने खड़े हैं उदय सिंह शेरावत, उसके एकलौते ससुर। आयती ने उन्हें देखा। उदय के शरीर पर सिर्फ एक ट्राउजर था और उनके शरीर की मस्कुलर बनावट, वो एब्स, आज भी एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। आयती ने झेंपते हुए अपनी नजरें फेर ली। तभी उसे याद आया कि वो खुद भी तो बस एक स्लीवलेस साटन नाइटी में खड़ी थी। शर्म से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपने ठंडे कांपते हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। बस एक ही चाह थी, काश उदय यहां से चले जाएं। लेकिन नहीं, वो तो उसे घूरे ही जा रहे थे, बिल्कुल बेशर्मी से। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और आयती ने डर से एक कदम पीछे लिया। अरे डरो मत, मैं तो तुम्हारे पापा जैसा हूं। उदय की मुस्कान अब एक ताना लग रही थी। पा पापा। आयती की आवाज कांप रही थी, दिल दहल रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो और पीछे जा पाती, वो किसी से टकरा गई। आयती ने घबराकर मुड़कर देखा तो मालिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में तूफान था। आयती कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मालिनी ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींच ले गई। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में बेचैनी से इधर-उधर टहल रही थी। आखिर वो करते क्या हैं उस स्टडी रूम में? फिर खुद ही जवाब दिया, काम करते हैं सिया। और तू क्यों सोच रही है इतना? क्योंकि वो किसी को भी उस रूम के आसपास भी नहीं फटकने देते। सिया का मन बेचैन था। वो खुद से बातें कर रही थी। ठीक है, बीवी हूं उनकी, जा सकती हूं। लेकिन अगर उन्होंने पकड़ लिया तो? फिर उसने खुद को हिम्मत दी। मुझे वो फाइल चाहिए। हाँ सिया, तू कर सकती है ये। उसने कमरे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। फिर धीरे धीरे वो उसके स्टडी रूम की ओर बढ़ी, जो उनके बेडरूम से ही जुड़ा था। उनके आने से पहले मैं फाइल ले लूंगी और निकल जाऊंगी। इजी। उसने खुद को कन्विंस किया, मुस्कराई और स्टडी का नॉब घुमाया। धीरे से दरवाजा खोला, अंदर झांका। सब कुछ शांत था। वो धीरे धीरे अपने पंजों पर चलते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरे का इंटीरियर बहुत ही रॉयल था, हर चीज एकदम परफेक्ट। सामने दीवार पर एक बड़ी सी फैमिली फोटो लगी थी। सब बहुत खुश दिख रहे थे। उस फोटो में अद्रकांश के साथ एक लड़की खड़ी थी और उसका हाथ लड़की की कमर पर था। सिया थोड़ी और पास जाकर देखने ही वाली थी कि अचानक एक डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम्हारे नाम जैसे तुम्हारे काम तो बिल्कुल नहीं है सिया। क्या तुम्हें पता है, मैं ऐसे लोगों को खत्म कर देता हूं जो मुझ पर शक करते हैं। वो तुरंत पलटी और देखा, अद्रकांश दरवाजे पर खड़ा था। लाल आंखें, गुस्से से भरा चेहरा। वो उसकी ओर बढ़ा। जानती हो, मेरे लोग अगर मेरी बात ना माने तो उनकी लाशें उठती हैं। वो दांत भींचते हुए उसके चेहरे के पास झुके। मैं आपकी आदमी नहीं हूं, सिया ने थूक निगलते हुए कहा और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने लगी और उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने बहुत ही बेरहमी से उसके गले पर हाथ रखा
और उसे जोर से अपनी ओर खींचा। हाँ, तुम मेरी आदमी नहीं हो, लेकिन बीवी तो हो, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वो गुस्से से कांप रहा था और सिया की सांसें अटक गई थी। आप मुझ पर जोर नहीं डाल सकते, सिया ने घुटती हुई आवाज में कहा। लेकिन अद्रकांश की आवाज और भी खतरनाक हो गई। कौन रोकेगा मुझे? बीवी,